ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन आगे, क्योंकि वो ही कुछ टेक्निकल इश्यू आया था इसमें। मेरे पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में मेरे पास में FeSO4 मोलर। अभी बोल रही हूँ कि सेल को रीड करते आना जरूरी है 10⁻³ मोलर और Ag सॉलिड। यहां से मेरे पास में E0 ऑफ Fe+2 Fe गिवन है 0.4 वोल्ट, E0 ऑफ Ag प्लस Ag गिवन है 0.8 वोल्ट। तो इसमें पूछा था कैलकुलेट W मैक्स डेल्टा G नॉट W एंड इसी में हम देख लेते हैं ई सेल। दो पार्ट में लिखा था मैंने उसको पहले, अभी मैं एक ही पार्ट में, ई सेल ऑफ द एबव रिएक्शन या एबव कंडीशन। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पर क्या रिलेशन आया था कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10⁻n E0 सेल ऑफ E0 सेल अपॉन में क्या आ गया था 0.059। ये हमारे लिए फॉर्मूला था। तो मैं यहां से सबसे पहले के इक्विलिब्रियम निकाल लेती हूँ। रिएक्शन क्या है मेरा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ रहा है कि Fe से एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लेकिन इसने ये क्या कर दिया है, इस तरह से दिया है आपको। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको रीड करके लिखना है। एनोड साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है ना। तो ये ध्यान दें कि यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है, और यहाँ पे होना चाहिए माइनस में, है ना, इसने उल्टा करा है। तो मेरे पास में Fe से यहाँ से आएगा Fe+2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे साइड है ट्वाइस Ag+2 इलेक्ट्रॉन Ag। यहाँ पे मेरे पास में E0 OP हो जाएगा 0.4। यहाँ पे मेरे लिए E0 RP हो जाएगा 0.8। एक सेकंड है ना, मैक्स लाइफ, एक सेकंड है ना, होल्ड। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे हम तो Fe प्लस ट्वाइस Ag प्लस Ag प्लस में क्या लिखूं यहाँ पे ट्वाइस Ag और प्लस Fe+2। सही है ना, आगे पीछे हो गया, चाहो तो आप पहले Fe लिख दो, एक ही बात है। यहां से आप Fe+2 प्लस ट्वाइस Ag। तो E0 सेल कितना है जल्दी से बताओ, जोड़ दो दोनों को, 1.2 वोल्ट। 1.2। हाँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, और आपका तो के इक्विलिब्रियम तो निकल ही गया था, और उसका मुझे आंसर शायद रोहित ने बताया था के इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम आपका कितना आ गया था, 10 की पावर, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू 2 रहेगी। तो मेरे पास में 2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.059। तो देखो के इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 10 की पावर 40। 10 पावर -40 आया था मैम। -40 या ओनली 40, माइनस कहाँ से आ गया था, नहीं 40। फिर अब मुझे W मैक्स निकालना है। तो W मैक्स का फॉर्मूला क्या है, NFe नॉट, है ना। तो N क्या है 2, F की जगह मैं क्या लिखूंगी, फेराडे 96500 और 1.2 जूल एनर्जी के टर्म्स में।
तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट, अब इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट क्या कर दोगे, माइनस NFE, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 96500 इंटू 1.2 जूल हो जाएगा। सही है ना। अब W निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, ई सेल चाहिएगा। तो अब आप ई सेल कर लो कैलकुलेट। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट आपका 1.2 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से हो जाएगा 0.03 लॉग ऑफ कर लोगे ना, बाई 2 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लॉग ऑफ यहाँ पे ये कंसंट्रेशन दोनों की गिवन है, ये और ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ करो सॉल्व ताकि मुझे W भी आ जाए। जीरो 1.08 ओके, 1.0 सॉरी 1.08 वोल्ट। अब जैसे ये आया, W निकाल लो। W क्या था, NFE, बस NFE, E की वैल्यू यहाँ आ गई, F पता ही है, N पता ही है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 96500 इंटू 1.08, और डेल्टा जी पता ही है अपने को, माइनस NFE, मतलब माइनस W लिख देती हूँ, जो भी आपका W का वैल्यू आएगा उसको माइनस में कर देना, आ जाएगा। हाँ हुआ यहाँ तक। हाँ मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैम W208440। हाँ ठीक है, तो गुणा भागी करना है रे, अब तो हो ही जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले, ग्रुप पे अगर डालना है तो डाल, मैं आगे बढ़ती हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है मेरे पास में, है ना। हाँ मैम ले लिया। हाँ पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा फिर अलग से, इसलिए डाल देना। हाँ डाल दिया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, वो है रिलेशनशिप बिटवीन standard electrode potential of a metal in its different oxidation state। जैसे ये काफी काम का रिलेशनशिप है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, इवन इंटीजर टाइप भी बन सकते हैं। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अपना जो मेटल्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है ना, आयरन, तो आयरन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आयरन आपके पास में क्या होता है, Fe। ध्रुव क्लास में हूं, क्लास के बारे में बात करती हूँ, Fe+2, हाँ है ना, ये +3 हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये भी हो सकता है कि Fe+2 से ये Fe+3 में जा रहा हो, इस टाइप की कंडीशन है। तो यहां से मैंने कहा कि इसके लिए सपोज कि जो पहली कंडीशन है उसके लिए आपने कोई X पोटेंशियल बोल दिया, इसके लिए Y बोल दिया, इसके लिए आपने Z बोल दिया, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से टाइप के हैं आप देखें जरा, ये मेटल है और ये मेटल आयन। तो मैंने आपको बताया था हाफ सेल कितने टाइप के होते हैं, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, है ना। तो ये आपका मेटल मेटल आयन। दूसरा भी आपका कौन सा है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। तीसरा आपका कौन सा है, Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, तो मेटल मेटल आयन तो नहीं होगा, ये रेडॉक्स होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, समझे बात को। हाँ हाँ मैम। हाँ तो अब यहाँ पे देखो, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करवाती हूँ कि यहाँ पे ऐसा बोला गया है, ये रिलेशन निकालने के लिए ये करना है कि E0 ऑफ Fe+2 X है, इफ लगा लो,
Fe+3 Y है, Fe+2 Fe+3 Z है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन X Y Z, ये कहानी है। तो हम सबसे पहले जो हो रहा है उसी को लिख लेते हैं, कैसे कैसे हुई ये कहानी। पहली कहानी में हमारे पास में क्या आ रहा है, इसको देखो, Fe से Fe+ है ना, तो यहीं पे आप देखें जरा कि ये Fe से Fe+2 में जा रहा है। इसका क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे लिखेंगे रिएक्शन। दूसरा वाला क्या हो रहा है, Fe से Fe+3 में जा रहा है, Fe+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हाँ आपका Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, मतलब एक आपका 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ। हाँ, अब जरा सोचो क्या रिलेशन हो सकता है इन सब के बीच में, इन तीनों के बीच में, मतलब Y/X Y/X नहीं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपके पास में कौन कौन सी रिएक्शंस को आप देखोगे। मैंने यहाँ पे Fe से, हाँ ये ठीक है लिखा है, Fe+2 इलेक्ट्रॉन। देख पहले ऐसे इसको देख समझ कि Fe+2, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो हम कैसे करते हैं, ये इसको एक को पलट के लिखना पड़ेगा ना, रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ मैम। अरे ये तो सारी एक जैसी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ ठीक है, तो पहली हाँ रिएक्शन को मैम। रिवर्स कर दो। तो मैंने इस पहली रिएक्शन को ही रिवर्स कर दिया, दूसरे को वैसा का वैसा ही रहने दो, तो ही रिलेशन आप निकाल पाओगे। ये हुआ। अब ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन, ये आपकी दोनों रिएक्शन। तो फर्स्ट को हमने रिवर्स करा, फर्स्ट को रिवर्स करके फिर इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करते हैं। तो यहां से देखो मेरे पास में E0 इसके रिस्पेक्ट में मैंने रिवर्स किया तो -x लिखूंगी, E0 इसका तो y का y रहेगा। अब जो हम सबसे बड़ी गलती करेंगे वो यहाँ पे ये करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, x ये -x+y है ना, ऐसा करने की कोशिश करोगे आप। सुनो जरा, तो मेरे पास में मैं तीनों को, इस दोनों को रिएक्शन को जोड़ूंगी, जो थर्ड रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, क्या Fe से Fe चला जाएगा। हाँ तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ Fe+2। और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या बचेगा, Fe+3। अब 2 से 3 चले गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। हाँ तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब कभी भी हम इनको प्लस नहीं कर सकते हैं, अब ध्यान से देखना कि ये एक अलग केस ये बन गया है कि हम जब ऐड करते थे, उस केस में ऐड तब करते थे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके दोनों साइड क्या हुआ करते हैं, मतलब सेल पोटेंशियल को हम डायरेक्टली तब जोड़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ से इनको एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है ये आपकी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो आपका ΔG0 है ये क्या है, आपकी एनर्जी है। तो एनर्जी है मतलब आपका ये मास के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सुना है क्या, सुना ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में सेल पोटेंशियल को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फ्री एनर्जी है
उसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसलिए। तो यहां से मेरे पास में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, आपको पता है क्या आया था रिलेशन, एन एफ ई नॉट आया था, है ना? हाँ है ना? लास्ट अपने थर्मोडायनेमिक में अपन ने जो सेकेंड या थर्ड वाली जो भी पढ़ा था, उसमें पता है कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है आपका, माइनस एन एफ ई नॉट होता है। तो मैं यहां से इसके फॉर्म में मैं कैसे लिखूं इसे, तो ई नॉट सबका, जैसे कि इसको मैंने E1 E2 E3 मान लो, तो जैसे डेल्टा G1, अगर मुझे डेल्टा G1 लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले के चक्कर में कितने हैं, पहले 2 है इस वाले केस में, तो मैं इसके लिए डेल्टा G1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, माइनस एन जो कि क्या है आपका 2, फिर एफ का तो एफ ही रहेगा, इनटू क्या कर दूंगी, माइनस एक्स। जो डेल्टा जी है 2, मतलब सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास में, 3, तो -3 एफ इंटू क्या हो जाएगा मेरा, वाई। आगे बात समझ में, अरे हाँ या ना बोलो, समझ पाए ना हाँ एनएफई से यहाँ से। तो एफ अभी मेरे पास कुछ गिवन नहीं है, तो उसको तो एफ को एफ ही लिख देंगे, लेकिन मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, ई नॉट पता है। तो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के लिए हमने डेल्टा G1 और डेल्टा लिखा, इन दोनों रिएक्शन को लिख के हमने क्या करा था, थर्ड वाली रिएक्शन लाने के लिए जोड़ा था, तो बस यही कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, तो देखो क्या आता है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख रही हूँ ना, आप एकदम नीचे लिखना, डेल्टा G03 इज इक्वल टू -1 एफ इंटू जेड, हाँ ये आया। अब आप करो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर करना। ले लिया मैम। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह बची, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको। 1 + 2 = 3, मतलब डेल्टा G1 प्लस डेल्टा 2 = डेल्टा G03। देखो क्या रिलेशन आता है, रिलेशन निकाल लो, आ जाएगा। 3y माइनस minus टू 2 एक्स इज इक्वल टू जेड। 3y is माइनस equal to z. 2x 2x. 2x = z। अब यहाँ पे मुझे एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू पता है ना, तो वैल्यू रख लेंगे, जैसे इनमें से 2 की वैल्यू, और थर्ड पूछ सकता है, तो डायरेक्ट ये आप अप्लाई कर सकते हो इस टाइप के रिलेशनशिप में। ध्यान रखिए कि कौन सा है ना, आप ऐसे, ये मेटल जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उसको इस टाइप से करना है आपको। आएगा तो यही आएगा, समझ में आया कहाँ आएगा, जे एडवांस।
चलो, नीट वालों के लिए नहीं। नहीं बेटा, नीट वालों के लिए नहीं, इतना टफ नहीं पूछता है, बट आसान लगता है, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। कभी एम्स ने मर्ज कर दिया तो लेवल बढ़ के आ जाए तो अच्छी बात है ना। पहले एम्स अलग होता था, अब सेम होने लगा है, तो हो सकता है कि लेवल थोड़ा हाई रखे। नीट का कोई भरोसा नहीं, पिछले 2 साल का तो लेवल उसने बहुत ही गंदे तरीके से गिराया है केमिस्ट्री का। एनीवेज, अपन हर तरह की तैयारी कर लेते हैं। बड़े आगे भाई। हाँ। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट of electrode potential of galvanic cell। जैसे कि आपके पास में डिफरेंट, जैसे कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर हमने देखा था, क्या करेंगे, मतलब इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? आपको याद है इक्विलिब्रियम में मैंने कहा था टेम्परेचर पे चेंज होने पर वैल्यूज आई थी कि एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला जल्दी से बताए कौन सा था? डेल्टा एच अपॉन 2.303 है ना, आर टी इंटू 1/T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। क्या था, कुछ याद आ रहा है? पिछला सब भूल जाते, टूटा फूटा मैं याद भी दिलाऊं तो भी नहीं याद आता है। एनीवेज, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? ये होता है आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ टेम्परेचर, इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड it can be calculated by knowing the value of electrode potential at two different temperature। इससे 2-3 फॉर्मूला निकल के आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली चीज से। जैसे T1 टेम्परेचर पर E1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, T2 पर सपोज कि E2 है, तो DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। याद रख लेना है फॉर्मूला। फिर इससे आगे बढ़ने के लिए हमें, जैसे कि अपन ने पढ़ा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE होता है, तो यहीं से आपका थर्मोडाइनमिक्स से एक और फॉर्मूला आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस TDS। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल रही हूं मैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल रही हूँ। डेल्टा एच यहाँ पे क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? अभी मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ऐसा सिर्फ फॉर्मूला याद करें। इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेमहोल्ट्ज इक्वेशन।
तो टेम्परेचर पर ये फॉर्मूला, टेम्परेचर के साथ में टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करता है वैल्यू दे देगा, तो अपने को ये पूछ सकता है। यहां से इसको मैंने ये करा तो ये प्लस आ जाएगा, सॉरी, है ना। अब यहीं से वो पूछ सकता है हीट ऑफ रिएक्शन को, और तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या है आपका, माइनस NFE। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हम बोलते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको दिया था, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो। और यहाँ पे आप लोग रखो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस NFE, और देखो आगे क्या आता है, रख के देखो जरा क्या आता है। मतलब डेल्टा जी इक्वल टू ये रखा, तो मेरे पास में ये आया माइनस NFE। आप एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में रखें तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से, कि थर्मो नहीं, थोड़ा सा थर्मो के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो मैं इसको आसान बना देती हूँ थोड़ा सा। इस वाली इक्वेशन में रख के देखना जरा क्या आता है, सेकेंड इक्वेशन में रख के देखना, आ ही जाएगा। समझ पा रहे हो ना किसकी वैल्यू रखनी है, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस NFE रखना है। हो जाएगा सॉल्व, वैसे तो आसान है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आगे देखो क्या आ रहा है। क्या आया रिलेशन, कोई बोल दे। डेल्टा H माइनस NFT DE/dt, डेल्टा H इक्वल टू माइनस इंटू NFP। रुक जा जरा मैं देख लूं, फिर अपन देखते हैं सही हुआ क्या। DE/dt, तो यहाँ से मेरे पास में डेल्टा H इक्वल टू माइनस NF, ब्रैकेट में आ जाएगा E-T हाँ DE/dt। क्या आया, आया क्या, हाँ कि कुछ हो रहा है। यही। ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट ये देख सकते हैं, और यही से चेंज इन एंट्रोपी। तो आपके पास में चेंज इन एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला याद रख लें, ये लास्ट के 2-3 तो फॉर्मूला याद रखें, चेंज इन एंट्रोपी।
कंपेयर कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, तो यहां से आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू अपॉन डी टी, दैट इज माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डी, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ पी पुट कर दी यहाँ पे, डी टी, ये आ जाएगा। ये ई लिखा ना लास्ट में, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई अपॉन डी टी। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई वर्जन में देखें तो एन एफ डी ई अपॉन डी टी। चांस कम है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है या फिर कुछ वैल्यू देके न्यूमेरिकल भी बनाए जा सकते हैं। बट टेम्परेचर कोफिशिएंट से पहले जो करवाए थे वो ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन पे आए हैं। यहां तक हो गया। नोट कर ले, नोट क्या करें मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। फिर कहां से मतलब डिटेल में कहां से देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। पहला मेटल, मेटल आयन, इसमें जो सोल्ट होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है ना। तो जैसे ये मेटल की रॉड है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। इसमें ये आपका एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है ना, जैसे कॉपर था, जिंक था। क्लियर हो रहा है। तो इसमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसमें ई नॉट आपका जो होता है वो गिवन होता है और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ना। अपन ने देखे भी है कि जैसे मेटल है एम प्लस एन इस तरह से लिखा हुआ, जेड एन प्लस टू लिखा हुआ रहता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में अच्छे से अपन ने इस पे क्वेश्चन भी करे हैं। या फिर और कैसे लिख सकता है, जैसे एजी सॉलिड है और ये AgNO3, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो एनायन या फिर आपका पूरा सॉल्ट के फॉर्म में दे सकता है। और इसकी हमने सिर्फ क्या देखनी होती है, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। ये याद आ गया पूरा, अपन ने इस पे क्वेश्चन भी करे हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा है गैस आयन, गैस आयन इलेक्ट्रोड, जिसमें स्क्रीनशॉट निकालना बाकी है। नहीं नहीं मत निकालना, मैं तो बता रही, रिकॉल करवा रही हूँ। इतना तो इतनी बार तो पढ़ा अपन ने, ये वाला तो डे 1 से इसी को ही देख रहे हैं अपन। मेटल मेटल आयन को देखा था ना अपन ने। हाँ मैम। हाँ, अब गैस आयन वाले में अगर याद हो तो कैसे उल्टे टेस्ट ट्यूब डाल दी थी, फिर इसमें प्लेटिनम का वायर था, ये आपका प्लेटिनम का वायर इनर्ट होता है। तो उसमें मैंने हाइड्रोजन गैस के बारे में लिया था। अब मैं यहाँ पे आपको Cl2 गैस के बारे में देख लेती हूँ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डाली थी, क्योंकि गैस आयन इलेक्ट्रोड है। तो ये Cl2 गैस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी क्या होगा आपका, जैसे वहां पे H2 डालते थे तो मुझे आयन किसका चाहिए होता था, H+। तो यहाँ पे मुझे आयन क्या चाहिएगा, Cl। तो इसमें मैं क्या भर दूंगी, सॉल्यूशन ऑफ Cl-। तो दो ही है हमारे पास में, एक हाइड्रोजन का और एक Cl2 वाले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जैसे प्लेटिनम सॉलिड, जैसे H2 वाला हम कैसे लिखा करते थे, H2 फिर ये H+, एक्वस, याद आया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे लिखा करते थे। तो इसको हाँ मैम। हाँ, इसको मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, प्लेटिनम तो आपका है ही है,
तो यहाँ पे Cl2 हाइड्रोजन गैस की जगह Cl2 गैस हो जाएगा, यहाँ पे आपका Cl माइनस माइनस ये आ जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन में आप क्या लिखोगे, ट्वाइस Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो E नॉट आपके लिए कैसे लिखोगे, E नॉट ऑफ Cl माइनस से Cl2। तो ध्यान रखें कि मैंने इधर ये लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है आपका, एनोड। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन अगर बोले तो कैसे लिखोगे, E Cl माइनस से Cl2 इज इक्वल टू E नॉट Cl माइनस Cl2 माइनस 0.059 लॉग ऑफ। अब ध्यान दें कि यहाँ पे दोनों चीजें आने वाली है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। क्लियर, ये आपका गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा और इसका कंसंट्रेशन आएगा। तो दो डेटा की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अपने को। क्लियर, और कौन सा पड़ा था, रिडॉक्स वाला, याद करो उसमें क्या, रिडॉक्स वाले में क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। चलो इसको बता देती हूँ। थर्ड हमारा इलेक्ट्रोड है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हैं आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाफ सेल या रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस वाले इलेक्ट्रोड में हमारे पास में क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन, मतलब किसी भी एलिमेंट का एक ऐसा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा जो उसकी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होती है। जैसे आपने देखा Fe आपका Fe+2 में भी होता है, Fe+3 में भी होता है ना। तो दिस इलेक्ट्रॉन contains a solution of any element in its two different ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात। दूसरा, इसमें एक प्लेटिनम वायर डिप करके रखा जाता है जो कि आपका इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई सॉल्यूशन यहाँ पे फिल किया है, सॉल्यूशन ऑफ कोई मेटल है M। अब दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैंने ये मान लिया M+M एंड M+N, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है ना। तो ये सॉल्यूशन है, और कंडीशन यहाँ पे ये है कि M शुड बी ग्रेटर देन N, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास में एक प्लेटिनम का, क्योंकि सॉलिड कुछ तो होना चाहिए, वायर डिप करके रखेंगे जो कि इलेक्ट्रोड की तरह हमारे पास में काम करता है। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, तो अब यहां से हमें समझ में आएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, और उसकी रिएक्शंस हम कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रोड कौन है बेटा, प्लेटिनम है ना। हम फेज को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन करते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है मेटल में, यहाँ पे दो टाइप के है ना, एक M+M है और एक M+N है, और दोनों का ही कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, जैसे M+N एक्वस और M+M एक्वस। तो ये आपका C1 और ये हो सकता है आपका C2, और इसके लिए E नॉट ऑफ M+N
m प्लस। सेल रिएक्शन कैसे होगी? ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। आरपी, ये आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है ना, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। हाँ, तो देखो मेरे पास में सेल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे m प्लस n ऑक्सीडेशन में ये होगा, प्लस में m माइनस n इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने अगर लेफ्ट में इलेक्ट्रोड लिखा है मतलब मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ, अभी तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। नहीं भी बता दी तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए था कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एनोड जंक्शन की, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इक्वेशन लिखें, E m प्लस n, E m प्लस m, E नॉट m प्लस n, m प्लस m माइनस 0.059। यहाँ पे आपको अब m माइनस n लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस m अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n। ये आपका रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया मैम। हाँ इसके बच्चे, प्रिंटेड नोट्स करना होगा। मैं प्रिंट, हाँ इसके मेरे पास नोट्स हैं, मैं सेंड कर दूंगी। बट क्वेश्चंस के मैम जनरली कम रहते हैं ना, थ्योरी तो भी है, क्वेश्चंस फिर दूसरे भी कहीं से करवा देते हैं उठा के बुक्स वगैरह में, तो नोट्स में क्वेश्चंस के मिलने के चांसेस कम रहते हैं। आपके पास में ये रिएक्शन है, एक मिनट इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन है, जैसे वहां पे दो मेटल्स की कंसंट्रेशन के बीच में मैंने कॉमा लगाया था, तो यहाँ पे NO3.01 मोलर, या तो ऐसे लिखा हुआ है या फिर E नॉट ऑफ A+3 A+2, ये दे रखा है -1.2 वोल्ट, और पूछा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। ये देखो दिया ये है, पूछा ये है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होना चाहिए, इसका उल्टा। मतलब ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है ना, हाँ मैम। समझे ना। हाँ, तो अब आपको ये जो वैल्यूज दी है इसको प्लस में रखना है। इलेक्ट्रॉन +3 से +2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो यहां से आप ए नहीं लिखोगे क्या, EOP E0OP माइनस 0.059, तो मैं इसको लिख देती हूँ 0.06 डिवाइडेड बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A+3 कंसंट्रेशन ऑफ A+2
क्योंकि मुझे जो रिएक्शन है वो A+2 से A+3 में लेके जाना है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही है। हाँ। तो ये 1.2 माइनस 0.06 लॉग ऑफ 0.01 ये दे रखा है और लॉग ऑफ 0.1। हो सकता है। कर लोगे? चलो बस वैल्यूज रखनी है। एक और अच्छा क्वेश्चन, प्लेटिनम सॉलिड FeSO4 equals C1M Fe2SO4 whole thrice C2 mole KMnO4 aqueous C3 molar MnSO4 aqueous C4 molar और उसने बोला एसिडिक कंडीशन में करवाए हैं अपन रिएक्शन, तो C5 मोलर प्लेटिनम सॉलिड दे रखा है। E0 ऑफ Fe+2 Fe+3 इज 0.77 वोल्ट। E0 of MnO4 minus Mn+2 is 1.51 वोल्ट। E कैलकुलेट करो। तो आपको देखना है A0 पे कहां से क्या हो रहा है। जबरदस्ती का सेल्स भले इतना बड़ा दे दिया है। Mn का ऑक्सीडेशन होगा ना मैम? अब आपको कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एनोड पे कैथोड पे, फिर उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। KMnO4 है तो जैसे कि ये +2 से +3 में जा रहा है, बट पहले जैसे एटम, फिर अपन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, फिर चार्ज बैलेंस करते हैं, तो उस तरह से पूरा एनोड पे रिएक्शन लिखो, कैथोड पे रिएक्शन लिखो, फिर उसे बैलेंस करो, फिर कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे, फिर नॉन इक्वेशन लगाओगे। आया क्या? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? एसिडिक मीडिया है तो 4H2O, तो इसलिए इधर
8H+, और एसिडिक मीडियम में आपको ये याद रखना पड़ेगा चेंजेस कितने इलेक्ट्रॉन का आता है KMnO4 के लिए। फाइव इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए इधर पहले 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, तो इसे फिर ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। इस तरह से मुझे बैलेंस कर लेना पड़ेगा इसको। हो गया क्या बैलेंस? 8H+ आ गया, MnO4 -5 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हो गया ना बैलेंस? हम्म। अब कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे अपन। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी? 5 Fe+2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H+, 5 Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2OE नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 2.28 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो E cell is equals to E naught cell minus 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 इसकी पावर 5, कंसंट्रेशन ऑफ Mn+2 डिवाइडेड बाय Fe+2 का पावर 5 into concentration of MnO4 minus concentration of H+ इसकी पावर 8। सबकी कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, बस ये यहाँ से जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में वो रखना है अपने को, और क्या। चलिए, फोर्थ नंबर पे हमारे पास में मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोड है। और ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। कल का मैंने क्लास का टाइमिंग क्या बताया? 1:30 बजे का, है ना? इसके आगे की कहानी कल करेंगे। अब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है देखें। जैसे कि अगर आपके पास में कोई जिस भी मेटल की आपने इलेक्ट्रोड बनाया है, सपोज कि मेरे को सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और सिल्वर का इलेक्ट्रोड अगर मैंने लिया है तो उस सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे ये जैसे एजी रोड है, और इस एजी रोड पर कोटिंग की जाएगी, और ये जो कोटिंग होगी किसकी होगी? सिल्वर लिया है तो सिल्वर का ही कोई सॉल्ट लिया जाएगा, जैसे AgCl, है ना? यहाँ पे हमने कोटिंग करी है, कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल, जैसे यहाँ पे लिखा ही है इनसॉल्युबल,
सॉल्ट, जो कि क्या होगा हमारा AgCl होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो अभी ये कुछ भी कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है या फिर हम इसे एनोड की तरह भी वर्क करवा सकते हैं। इसे हम किस में डिप करके रखेंगे? जैसे जो सॉल्ट है आपका, उसका एनायन कौन है? जिससे हमने कोटिंग करी वो AgCl है। तो एनायन यहाँ पे क्या होगा? Cl। तो इधर मेरे पास में सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन होगा। तो मतलब एक ऐसा यहाँ पे पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, हाफ सेल ऐसा, जिसमें जो मेटल रॉड है उसे कोटेड किया गया है इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, और इसे डिप किया गया है किसमें? सॉल्यूशन कंटेनिंग एनायन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट। इतना समझ में आया? तो इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो रिप्रेजेंटेशन जरा बताइए आप कैसे लिखेंगे? आप इसे अभी एनोड मान के चल लो या कैथोड मान के चल लो। अगर हम याद कैसे ध्यान रखेंगे कि एनोड मानना है तो कैसे लिखोगे? एनोड है तो लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड है तो राइट हैंड साइड। तो अगर सपोज कि आपके पास में रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि Cl माइनस इक्वल्स AgCl, मैंने ऐसा लिख के दिया है आपको, तो इसका क्या मतलब होगा कि कैथोड की तरह काम कर रहा है या एनोड की तरह काम कर रहा है? क्या आप समझोगे इससे? Ag रॉड मैंने किस साइड लिखी है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम राइट हैंड किसे से लिखते हैं? क्या थोड़ा कैथोड। तो कैथोड। अभी मैंने इस तरह से लिखा। अगर मैंने इधर Ag लिखा होता तो क्या होता? वो एनोड। तो अभी आपके पास में कैथोड चॉइस है कि आप कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हो, इसे एनोड की तरह भी यूज कर सकते हो। अभी अपन ने मान लिया कि इतनी दिन से अपन एनोड एनोड की बात कर रहे थे तो इसे कैथोड कर लिया। तो अब जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन कैसे होगी बच्चे? यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी यहाँ पे AgCl है। AgCl क्या करेगा? अब कैथोड पे तो आपका रिडक्शन होता है तो मुझे इलेक्ट्रॉन इसे खिलाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन खाएगा, Ag सॉलिड में चेंज होगा Cl माइनस में, और यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे E नॉट सेल कैसे लिखोगे आप? इसके लिए E नॉट कैसे लिखोगे? Cl माइनस ऑब्लिक AgCl डबल वर्टिकल लाइन Ag। डबल वर्टिकल लाइन क्यों? ये कोटिंग और उसको अलग अलग कर रहा है। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? एनी कैसे लिख देंगे? फार्मूला तो वही है, E इज इक्वल टू E नॉट सेल। तो E सेल क्या आ जाएगा? Cl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस AgCl Ag, ऐसे भी लिख सकते हो। और जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे आपको डबल वर्टिकल लाइन लगानी ही पड़े। अंडरस्टूड है कि हाँ, वो फिर सॉल्ट ब्रिज के लिए आ जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि आप इसको सिंगल वर्टिकल लाइन के लिए ही कर लो रिप्रेजेंट। AgCl। आगे क्या लिखूं? माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये था। तो मेटल मैम आरपी मतलब रिप्रेजेंटेशन है। ये चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हमने कंसंट्रेशन ऑफ Cl क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या है? Cl माइनस का, तो उसी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी और किसी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एनायन यही है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साथ देख लो, कोई भी एनायन नहीं है। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब यहीं से हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ
मेटल इनसॉल्युबल salt ion half cell from metal ion half cell। मतलब इस सेल का कंस्ट्रक्शन हम मेटल आयन हाफ सेल से कैसे करेंगे। मेटल आयन हाफ सेल में हम क्या करेंगे, मेटल रॉड डिप करी, ये सपोज कि एजी रॉड है, तो मेटल आयन का क्या मतलब है कि आपका जो रॉड है वो डिप्ड था किसमें, सॉल्यूशन ऑफ एजी प्लस आयन में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा मेटल आयन हाफ सेल हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखा करते थे, एजी प्लस पब्लिक एजी, जैसे Zn प्लस से लिखा करते थे, यहाँ पे C1 मोलर, इस तरह से। रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन कैसे हुआ करती थी, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से मेरे पास में ये आ जाएगा एजी ई नॉट ऑफ एजी प्लस एजी हुआ करती थी। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन वगैरह सब अपने पास में। करना क्या है अपने को एडिशनल इसमें कि ये इसमें बदल जाए, मुझे इससे ये बनाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं इसमें कि इससे मेटल आयन हाफ सेल से ये बन जाए। इसके बारे में तो अपने को इन्फॉर्मेशन पता है, सोचो क्या एक्स्ट्रा लेके आना है मुझे। हमारे पास में एजी प्लस पड़ा हुआ है बाहर, सही है ना। अगर आप इसमें कोई सोर्स ऑफ Cl माइनस डाल दो, क्या डाल दो, सोर्स ऑफ Cl माइनस, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, सपोज कि KCl डाल दें, तो KCl आएगा तो यहाँ पे Ag प्लस और Cl माइनस क्या करने लगेगा, रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे ये जो कोटिंग हो रही थी, क्या यहाँ पे भी होने लग, मतलब इसमें डालेंगे तो ये धीरे धीरे ये कंडीशन नहीं ले लेगा। अरे बात समझ हाँ रही है, मैम। ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास में क्या करें कि हम कुछ ऐसा सोर्स डालें जिसमें Cl माइनस, तो जनरली मेरे पास में KCl होता है, तो KCl अगर मैं डालूंगी तो Cl माइनस मिलेगा। तो अगर मैं KCl ऐड करती हूं तो मेरा सेल कन्वर्ट हो जाता है मेटल आयन हाफ सेल से किसमें, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल में। तो कोई सा भी मेटल आयन हाफ सेल हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में। सिर्फ क्या करना होता है, सिंपली हमें एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनायन ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे AgCl था तो मुझे Cl का सोर्स प्रोवाइड करवाना पड़ा, क्लियर। तो इसके और इसके इक्विवेलेंट या फिर हम बोलें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। कि मतलब जो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रहेगा वही आपका इसके लिए भी हो सकता है, तो हम इन एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि वो रिएक्शन में आपको या फिर क्वेश्चन में आपको किस तरह से चीजें देता है। जैसे कि अगर आपके पास में एग्जांपल ऐसा है कि Ag सॉलिड है और लिखा है AgCl सॉलिड और Cl माइनस एक्वस, तो आप इसे किस टाइप का सेल मानोगे, ये कन्वर्जन समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको हटाऊं। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन समझ में आ गया क्या, कि मेटल आयन से मुझे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड में कैसे चेंज करना है, क्लियर हो गया। हाँ हाँ, तो अब मैं ठीक है नोट्स में पहुंचा दूंगी, स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के जो कराऊंगी उसको लिख लेना। अब देखें कि मेरे पास में अगर ऐसा मैं लिख दूं कि Ag है मेरे पास में और AgCl सॉलिड और Cl माइनस एक्वस, इसको मैंने इस तरह से लिखा है। तो अब आप इसे कौन सा टाइप का सेल या कौन सा टाइप का हाफ सेल मानोगे, मेटल इनसॉल्युबल या मेटल
आयन। मेटल मेटल आयन। क्या बच्चे? ये दोनों ही टाइप से वर्क कर सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या गिवन है। अगर आपके पास में कंडीशन ऐसी दी गई है कि ई नॉट सेल माइनस AgCl Ag, ऐसा दिया गया है, तो हम इससे क्या समझेंगे? ये मेटल इनसॉल्युबल एनायन की कहानी को कंप्लीट कर रहा है। अगर ये आपको ई नॉट का ऐसा प्रेजेंटेशन दे रखा है, ई नॉट ऑफ Ag प्लस Ag, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेटल मेटल आयन की तरह वर्क कर रहा है। सही है कि नहीं? मतलब एक इस वाले सेल से आपसे हाँ पूछे कि ये किसकी तरह काम कर सकता है, मेटल इनसॉल्युबल हाफ सेल की तरह या मेटल मेटल आयन की तरह। तो अगर आप ई नॉट देख लो कि वो किस तरह से दिया है, अगर ये इस तरह से दिया है तो AgCl क्या है हमारा? इनसॉल्युबल है, तो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल की तरह काम करेगा। अगर इस तरह से दिया गया है तो आप क्या बोलोगे? इसे मेटल मेटल आयन, क्योंकि एक ही चीज है, एक्स्ट्रा AgCl मिला दिया था उसने Cl माइनस, तो वो उसकी तरह काम करने लग गया था। या फिर ये क्या दे देगा आपको, या फिर ये आपको ऐसे भी दे सकता है, दोनों को मिला के Ag प्लस, या फिर आपका KSP ऑफ AgCl। तो Ag प्लस से मुझे क्या समझ में आ जाएगा? मेटल मेटल आयन। और KSP से मुझे क्या समझ में आ जाएगा? इनसॉल्युबल। सही है? हाँ हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, जैसे जो ऊपर मैंने बात बताई कि दोनों ही की तरह काम कर सकता है, तो उसमें किस तरह से रिलेशनशिप होगी? मेटल मेटल आयन हाफ सेल एंड मेटल insoluble salt anion half cell with KSP of insoluble salt। ये कहानी है। अगर इस तरह से दिया तो मैंने कहा था कि आप दोनों को एक ही तरह लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर E मेटल मेटल आयन कैन इक्वल टू E मेटल इनसॉल्युबल एनायन। ये मेटल मेटल आयन है, ये मेटल IS मतलब इनसॉल्युबल आयन है। तो मेरे लिए यहाँ पे जो कहानी आई थी कि मैं मेटल मेटल आयंस के लिए अगर नस्ट इक्वेशन देखूं तो मेरे लिए वो कहा जो आएगी कहानी, वो क्या आएगी? नस्ट इक्वेशन किसके लिए बता रही हूं मैं ये रफली थोड़ा सा, मेटल मेटल आयन हाफ सेल के लिए, जिसमें मैंने Ag प्लस में Ag की रॉड डिप करी थी। तो उसके लिए अगर मैं रिएक्शन लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी रिएक्शन? कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन AgS, तो यहां से मेरे पास में ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag। तो नस्ट इक्वेशन देखो कैसे लिख सकते हो आप? Ag प्लस Ag विल बी इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.059, प्रोडक्ट यहाँ पे लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? 1/Ag प्लस। सही है ना? प्रोडक्ट साइड यही था। लिंक कर पा रहे हो? मेटल मेटल आयन हाफ सेल जो कि अपन कर चुके हैं, रफली यहाँ पे बताया। तो मेरे पास में यहाँ पे ई मेटल मेटल हाँ आयन मैम। को मुझे इक्वल करना इसके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ई नॉट Ag प्लस Ag। ये अपॉन में है, इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा? प्लस का कहानी हो जाएगा, तो प्लस 0.059 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, इट विल बी इक्वल टू, इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ई नॉट Cl माइनस AgCl
माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1, और क्या आया था अपना लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आया था। तो जब मैं इसे पूरा सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में एक रिलेशनशिप निकल के आती है, E नॉट Cl माइनस, उस फॉर्मूले को वैसा का वैसा याद रखें, HgCl Ag प्लस Ag सॉरी E naught of Ag plus Ag will be equal to 0.059 log of Ksp of AgCl। कभी कुछ क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इन दोनों की रिलेशनशिप को रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट इन जनरल अब देखो जरा, इन जनरल आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस सेल को रीड करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर रीड करो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैंने सिल्वर के रिस्पेक्ट में बात करी, तो इन जनरल आप कैसा लिख सकते हो इसका फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या होता है, देखो यहाँ पे इधर सिल्वर है, मतलब इलेक्ट्रोड मेरा मैंने इधर लिख रखा है, इसका मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ई नॉट आर पी मेटल insoluble anion plus E naught OP metal ion will be equal to 0.059 divided by N log of Ksp of insoluble salt। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप आएगा। ऊपर मैंने AgCl का और उसका एग्जांपल लिया था इसलिए उसको सॉल्व किया, बट आपका ये फॉर्मूला दूसरी वाली कोई भी मेटल और सॉल्ट उस तरह से आता है तो उसमें ये रिलेशन याद रखना है। हो जाएगा? हाँ मैम। तो ये कहानी अपनी खत्म हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 टाइप के सेल बताए थे, कौन कौन से जल्दी बताओ मुझे। 2 टाइप के सेल हुए थे, एनोड ऑफ सेल, कैथोड ऑफ सेल। अरे नहीं 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 बच्चे, डे 1 में अपन ने देखा था कि 2 टाइप के सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो सब कहानी का किसकी थी, अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं। दूसरा पार्ट है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा पार्ट होता है अपना कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कहानी कुछ लंबी चलती है। क्लियर हुई वो? हाँ, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या हुआ करता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? कुछ ज्यादा अतरंगी स्पेलिंग नहीं हो गई? हाँ मैम। क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में रिएक्शन होता था। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इन जनरल आप ये समझ लो कि यहाँ पे एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी। आपको याद है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस? याद है, अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होता है कि सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी को तोड़ना। किसकी प्रेजेंस में? जैसे कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी और उसको ब्रेक कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये काफी आसान है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे यहाँ पे एक ही कंटेनर में
दोनों ही होंगे, एनोड और कैथोड। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना उल्टा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो नेगेटिव वाला पार्ट साइड था वो क्या हुआ करता था, एनोड, और इधर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल आपका क्या होगा, एनोड होगा। लेकिन कहानी वही होगी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पे टैंक है, इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर देने का। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका मोल्टन स्टेट में हो सकता है या फिर एक्वस स्टेट में हो सकता है। टैंक, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये आपका कौन से मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। पता चल रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई और हाथ लगाने गए जिसमें वर्क कर रहे हो, करंट लग गया है ना, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इससे रिलेटेड आपके पास में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रोड है, ये तो समझ में आ गया ना आपको, एनोड और कैथोड। ये भी आपका इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा और यहाँ पे आपका रिडक्शन ही होगा, लेकिन टर्मिनल्स चेंज हो गए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो दो टाइप के बनते हैं। एक बनता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मतलब होता है कि जैसे कि कुछ रिएक्शंस हुई, इलेक्ट्रोलाइट आया, टूटा, कितना अमाउंट में आपका इलेक्ट्रोलाइट बना है, कितने ग्राम बना है। और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या मतलब हो जाएगा, उसका नेचर क्या हुआ, जैसे कोई सी रिएक्शन करवाई है तो आप याद है कि मैंने कोलबेस में कुछ कुछ चीजें बताई थी कि पीएच बढ़ेगा कि कम होगा। क्लियर, समझ, कुछ याद आ रहा है, भूल गए होंगे। कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी, एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हम करते हैं प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करेंगे, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, और कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी, एनोड पे कौन सी गैस होगी। इन सब तमाम चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। सबसे पहला तो यही हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है आपका। दूसरा हो सकता है कि आपका जो मीडियम है वो क्या है, एक्वस है, मोल्टेड स्टेट में लिया है, किस स्टेट में आपने लिया है, तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। जैसे कि मोल्टन NaCl हो गया या एक्वस हो गया, इस तरह की कहानी हो जाएगी आपकी। तीसरा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर थोड़ा सा याद हो तो हम बोला करते हैं कि कंसंट्रेटेड NaCl लिया है या डाइल्यूट NaCl लिया है। अगर आपके पास में कंसंट्रेटेड NaCl तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपके पास में डाइल्यूट NaCl तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। जब तक कुछ ना दे तब तक आप क्या मान के चलोगे, इसे कंसंट्रेटेड ही मान के चलोगे। आई बात समझ में? और क्या फैक्ट सकते हैं भाई इसके,
करें तो और कौन इसे अफेक्ट कर सकता है? आप यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो चार्ज डेंसिटी, किस तरह से फ्लो कर रहे हो, ये जनरली आपके डाइल्यूट H2SO4 के केस में देखी जाती है। फिर और क्या हो सकता है आपका? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से मेरा मतलब यहाँ पे है कि इनर्ट है या एक्टिव है। अगर आपने देखा होगा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अपन ने यूज किया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपका क्या हुआ करता है? इनर्ट होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि प्रोसेस में या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे हम बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपका एक्टिव है तो वो भी रिएक्शन करने लग जाए। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है आपका एक्टिव। तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर आपने लिया है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड भी क्या करेगा? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जब तक आपको कुछ मेंशन नहीं करे आप ये मान के चलें कि आपने कौन सा लेना है, इनर्ट वाला ही लेना है, मतलब प्लेटिनम ही लेना है, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? हाँ मैम। और हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसा एज्यूम करो कि आपको एनोड की कहानी पहले कंप्लीट कर लेनी है। फिर आप एनोड पे कहानी कंप्लीट कर लोगे, एनोड के बारे में पहले सोच लोगे, तो उसके बाद में फिर आप सोचोगे कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। मतलब ये तरीके हैं अपने को जब भी सोचना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जब भी आपको पूछे कि इसका अपने को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है किसी भी सॉल्ट का या कुछ भी करवा दिया आपने, तो आप पहले ये सोच लिया करो कि एनोड पे क्या क्या मिलने वाला है, तो उसके बाद में फिर आप कैथोड पे जाओ। और अगर आपका कोई मेटल है, सॉरी इलेक्ट्रोड है, और वो इलेक्ट्रोड भी मेटल है, जैसे कि सिल्वर लिया मैंने, तो ये सिल्वर भी क्या करने लग जाएगा? सपोज कि आपने ले लिया एनोड मेटल का। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं कि पहले आपको एनोड के बारे में सोचना है कि अगर सपोज कि तुमने सिल्वर का एनोड लिया है तो भाई साहब ये सिल्वर भी तो ऑक्सीडाइज होने लगेगा ना अदर मेटल के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हमेशा आप करो कि कुछ भी क्वेश्चन आता है तो पहले सोच लिया करो कि एनोड पे क्या क्या होने वाला है, उसके बाद में फिर कैथोड पे सोचोगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ मैम। अब अपन वन बाय वन कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, एक्वस की अलग बात करेंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट की बात करती हूँ, जैसे कि NaCl की बात कर ली सपोज मैंने, तो मेरे पास में यहाँ पे एक क्या होगा? कैटायन होगा, और एक क्या होगा? एनायन होगा। यहाँ पे बना लेते हैं। अभी आपको इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगी? इनर्ट। इलेक्ट्रोड के बारे में जब तक कुछ नहीं बोले तब तक आप क्या एज्यूम करोगे? इनर्ट। अभी बताया प्लेटिनम ही इनर्ट, इलेक्ट्रोड ही हमें लेना है। आपने यहाँ पे डाल रखा है NaCl, ठीक है। तो अब मेरे पास में बताओ, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। इधर कैथोड पे कौन सा वाला टर्मिनल बताया मैंने? नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या बताया? पॉजिटिव टर्मिनल। तो Na में से Na पॉजिटिव और Cl माइनस। तो अब अपने आप पता चल जाएगा कौन किधर जाएगा। अरे Na प्लस कहाँ जाएगा? कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल की ओर। Cl माइनस कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। पॉजिटिव समझ में टर्मिनल। आ गई कहानी? हाँ मैम। हाँ। तो एनोड पे हमें करवाना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो अगर ये चीज समझ में आएगी तो हम बता पाएंगे कि एनोड पे कौन मिलने वाला है? ऑक्सीडेशन होगा। मतलब यहाँ पे ट्वाइस Cl माइनस से मुझे क्या मिलने वाला है? Cl2 Cl2 गैस। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
तो जो क्लोरीन है ये मेरा एनोड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा मेरे पास में, Na+ आया है तो ट्वाइस Na+, इसने इलेक्ट्रॉन खाए और बनाता है ट्वाइस Na, तो ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, कैथोड प्रोडक्ट। तो इस तरह की कहानी आपसे पूछी जाती है कि कैथोड पे कौन आएगा, एनोड पे कौन आएगा। ठीक है भाई। हाँ मैम। हाँ मैम। तो हमने यहाँ पे अब देखो हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मैम। मोल्टन सॉल्ट, उसमें मैंने एग्जांपल लिया NaCl। तो अपना जो एस ब्लॉक का चैप्टर है उसमें नमक मतलब सॉल्ट ऑफ इसका NaCl के बारे में अच्छे खासे, तो उसकी इंडस्ट्रियल मेथड पूछी जाती है बनाने की Na की। तो देखो यहाँ पे क्या बना है आपका, NaCl मोल्टन था, उसका हमने क्या करवाया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है। तो मुझे यहाँ पे Na मिला ना, यहाँ पे Na। हाँ हाँ, तो सोडियम को बनाने की मेथड है ये, मेन प्रोडक्ट हमारा ये रहेगा यहाँ पे। हाँ तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, और इसे हम बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउन्स प्रोसेस। डाउन। हाँ, ये है आपका इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ अगर अब आपको कुछ बोल दे कि सपोज कि चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सोचो कि क्या क्या मिलने वाला है अगर सपोज कि क्वेश्चन आ जाए आपके पास में कि मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम